एक बार फिर से स्वागत है सेल बायोलॉजी क्लास में आप लोगों की, और साथ साथ आपके चैनल एम.एच.बी.आर पर। तो हम लोग आज क्लास लेने वाले हैं। कल हम लोग क्लास पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि कोशिकांग के बारे में क्लास टॉपिक चल रही है अभी, कोशिका के अंगों के बारे में। तो हम लोग कल पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण कैसे हुआ, और साथ साथ हमने ये भी जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। आज उसी तरह से हम लोग कल हम लोग पढ़े थे पावर हाउस ऑफ सेल के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन फैक्ट्री के बारे में, जो कि सेल के लिए है। तो क्या है राइबोसोम्स, राइबोसोम जो कि एक राइबोसोम जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जिसे हम कोशिका इंजन में से कहा जाता है, हम इसे कोशिका इंजन भी कहते हैं। साथ साथ जो राइबोसोम है, राइबोसोम की जो खोज है, इस राइबोसोम खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा था। जो रॉबिन्सन और ब्राउन नामक दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा इन्हें पहली बार पादप कोशिका में देखा गया था, जिनके द्वारा पादप कोशिका में देखा गया था। कौन कौन से वैज्ञानिक द्वारा, रॉबिन्सन और ब्राउन द्वारा। और साथ ही प्लाडे, उसके बाद क्या होता है, एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम प्लाडे था। प्लाडे ने इन्हें जंतु कोशिका में देखा, जंतु कोशिका में देखा। हम इसलिए राइबोसोम को प्लाडे कण भी कहते हैं, इन्हें हम प्लाडे कण भी कहते हैं। ये जो राइबोसोम है, बात समझ में यहाँ पर क्या हुआ कि रॉबिन्सन और ब्राउन ने पहली बार इसे पादप कोशिका में देखा था। उसके बाद प्लाडे नामक वैज्ञानिक आता है, इसे जंतु कोशिका में देखता है। साथ ही इसकी वजह से इसे हम प्लाडे कण भी कहते हैं। और जो राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसे हम प्रोकैरियोट लिखे हैं, सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, जो राइबोसोम है वो दोनों कोशिका में उपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में उपस्थित होते हैं। और साथ ही इसमें झिल्ली रहित कोशिकांग है। क्या है झिल्ली रहित कोशिकांग, मतलब कि कहने के पर यह है कि इसमें क्या होते हैं, झिल्ली नहीं पाए जाते। क्या है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। और साथ ही जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि, थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा, क्या है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। राइबोसोम क्या है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। जो राइबोसोम है, राइबोसोम का जो निर्माण है किससे होता है, आरआरएनए और प्रोटीन से होता है। क्या होता है, आरआरएनए। एक और बात बता दें, एक नोट कर लीजिएगा, स्तनधारियों के आरबीसी में, स्तनधारियों के आरबीसी में जो राइबोसोम है वो अनुपस्थित होते हैं। हाँ, जो राइबोसोम है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। स्तनधारियों के आरबीसी में क्या होते हैं, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखिए, राइबोसोम का जो निर्माण है आरआरएनए प्लस प्रोटीन से होता है, और इसलिए हम इसे राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं, जिसकी साइज क्या होता है, जिसकी साइज होता है 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है कि इस कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम ही है। मतलब कि कहने का तात्पर्य हुआ कि हम कह सकते हैं इसकी साइज इतनी छोटी है, कहा जाता है कोशिका में, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग है। बात समझ में है, ये सबसे छोटा कोशिकांग है। साथ साथ ही हम इसे कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं। जो राइबोसोम है, राइबोसोम को कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं, कोशिकांग भी कहा जाता है, कांग भी कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ध्यान से समझ लीजिए, एक बार आपसे रिपीट कर लेते हैं हम लोग। क्या है कि यहाँ तक समझ में आ गया, रॉबिन्सन और ब्राउन द्वारा पादप कोशिका खोज की देखी गई पहली बार पादप कोशिका में। उसके बाद प्लाडे नामक वैज्ञानिक द्वारा जंतु कोशिका में देखी गई। यह जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में उपस्थित होते हैं।
लेकिन ये स्तनधारियों के आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाए जाते, नहीं उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित देखे जाते हैं। एक क्या झिल्ली रहित कोशिकांग है, जो इसका निर्माण जो है आरएनए प्लस प्रोटीन से होता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण कहते हैं, जिसकी साइज 150 स्ट्रम 250 स्ट्रम होती है। क्या होता है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। और साथ साथ हम राइबोसोम को कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं, कहा जाता है। यहाँ तक हुआ हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका कितने भागों में बटा है। देखिए क्या होता है, समझते हैं आगे। राइबोसोम को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। राइबोसोम को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। औषधि गुणांक जिसे कहते हैं, औषधि लिख सकते हैं हम, औषधि गुणांक के आधार पर औषधि गुणांक थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, राइबोसोम को औषधि गुणांक के आधार पर हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। देखिए कैसे, एक कहते हैं 80S, एक कहते हैं 70S। देखिए क्या होता है, एक क्या होती है कि वैज्ञानिकों द्वारा एक नलिका ली जाती है और नलिका में क्या किया जाता है, इसमें राइबोसोम को डाल दिया जाता है। जो राइबोसोम क्या होते हैं, नीचे रह जाते हैं, कुछ राइबोसोम ऊपर चले जाते हैं, तो जो भारी होता है हम उसे 70S राइबोसोम कहते हैं, जो नीचे जिसे इसीलिए कहते हैं औषधि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर क्या किया जाता है, आधार बढ़ाया जाता है, और को ऊपर वाले को 70S कहा जाता है। और साथ साथ क्या होता है, 70S राइबोसोम है और 80S सिर्फ क्या था, एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ना, एस सेडिमेंटेशन कर दिया गया है। अब जो 70S है और 80S ना, तो इसमें क्या अंतर है, तो 70S में हम देखेंगे और 80S में देखेंगे। क्या होता है कि जो 70S है ए प्रोकैरियोटिक प्लस माइटोकॉन्ड्रिया और साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं, जिसे हम हिंदी में हरित लव कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हरित लव कहा जाता है, में पाए जाते हैं। बस अब ध्यान दीजिएगा, क्या है कि 70S जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक प्लस माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लव कहते हैं, हरित लव में पाए जाते हैं। और साथ साथ एक क्या होते हैं, 80S सिर्फ इकोरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं, इकोरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हम लोगों को। एक क्या होते हैं, सिर्फ इकोरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं, वहीं 70S है प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लव में उपस्थित होते हैं। और देखिए क्या होता है, 70S का जो आणविक भार है, और हम लोग ये भी देख सकते हैं इसका जो निर्माण है, 70S का निर्माण जो है, इसका
70s का 70s का और 80s। तो दोनों का जो निर्माण है हम लोग देख सकते हैं। तो एक का निर्माण होता है 50s और इसका 30s। अब ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग को दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा, मान इस 70s के बराबर नहीं आएगा। उसी तरह से जब 70s जो राइबोसोम है उसी को भी हम लोग इसका निर्माण क्या होता है, दो चीज़ होता है। देखते हैं कैसे। एक होते हैं 60s, एक होते हैं 40s। हम इसे एक को कहते हैं छोटी उप इकाई, एक को कहते हैं छोटी उप इकाई, एक को कहते हैं बड़ी उप इकाई। उसी तरह से इसे भी क्या कहता है, एक छोटी उप इकाई और इसे बड़ी उप इकाई। यहाँ तक समझ में आया। हम इसे क्या कहते हैं, 70s क्या होता है, दो 50 और 30, और दोनों का जो मान है दोनों का जोड़ते हैं हम लोग, क्या होगा, इसके बराबर नहीं आएगा। और उसी तरह से दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो इसके बराबर नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा। तो इसका जो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसका जैसे इसी तरह से एक क्या हुआ हमारा 30s, एक क्या हुआ हमारा 50s। उस तरह इसका भी डायग्राम बनेगा। तो ये हुआ हमारा टाइप ऑफ राइबोसोम। और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे क्या होता है कि जब इसके आणविक भाग, जो कि आणविक भार है दोनों के, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि जैसे कि हमने क्या कहा, अवसादी गुणांक के आधार पर क्या किया, राइबोसोम को दो भाग में बांटा गया, 70s 80s। 70s है प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलव क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। वहीं 80s जो है यूकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ पाया जाता है। उसी तरह से 70s का निर्माण जो है 50s और 30s से होता है, जिसे एक छोटी इकाई एक बड़ी इकाई कहते हैं। और उसी तरह से जो 70s इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2.7 × 10⁻6 डाल्टन होता है। उसी तरह से 80s का मॉलिक्यूलर वेट 4.7 × 10⁻6 डाल्टन होता है, 4.7 × 10⁻6 डाल्टन। और उसी तरह से तो ये भी कहा जाता है कि हमने ये भी कहा कि जब दोनों को हम जोड़ेंगे क्या 50s या 30s, तो छोटी इकाई और बड़ी उप इकाई को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों के मान समान, उसके जब राइबोसोम के टाइप के बराबर 70s के बराबर नहीं आएंगे। चाहे इस इक्वल इसमें तो 80s वाले जोड़े, चाहे 70s वाले जोड़े एक साथ। और एक नोट में और बता दें कि 80s + 80s जोड़ेंगे तो क्या होगा 120s। 70s + 70s जब दो राइबोसोम जोड़ेंगे क्या होगा 100s। तो हम उससे क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक संगठन और तथा पॉलीराइबोसोम कैसे निर्माण होता है। क्या है कि हम लोग देख लिए। तो अब हम जानेंगे कि जो राइबोसोम है, तो राइबोसोम के रासायनिक संगठन कौन कौन से होते हैं। क्या होता है 70s होता है, 70s जो राइबोसोम है उसमें क्या होते हैं 60% rRNA होते हैं और उसी तरह 40% प्रोटीन होते हैं। और 80 जो 80s राइबोसोम है उसमें 40% rRNA होते हैं और 60% प्रोटीन होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, जो पॉलीराइबोसोम है हम जिसे पॉलीसोम कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। तो उसका निर्माण देखते हैं हम लोग। हमने बताया था कि जब भी क्या होगा 70s राइबोसोम हो चाहे कोई राइबोसोम 80s राइबोसोम हो, अगर दो को जोड़ते हैं तो क्या एक साथ नहीं जुड़ सकता। तो उसी तरह से 70s और 40s को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम मिलाते हैं 0.01 मोल। तो क्या होता है 80s का निर्माण होता है। और 80s में क्या करते हैं, जब 80s जोड़ा जाता है 80s में, तो मैग्नीशियम का 10 गुना भाग जोड़ते हैं, 10 गुना मोल को मिलाया जाता है। तो उसके साथ ही क्या होता है 80s और 80s निर्माण होता है। जैसे कि हमने पीछे ही बताया था कि जब क्या होता है 80s को
ATS और प्लस ATS जुड़ते हैं हम लोग क्या कहते हैं जब दो राइबोसोम मिलते हैं तब उसे डाइमर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइमर कहते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर डाइमर का निर्माण हो गया। अब हमें डाइमर जब निर्माण होता है तो उसके साथ ही क्या होता है कि mRNA, जो कि mRNA के साथ क्या होता है, mRNA के साथ छोटी उप इकाई जुड़ जाती है। इसे हम छोटी उप इकाई कहते हैं और इसे बड़ी उप इकाई क्या होती है? mRNA। हम एक क्या है? mRNA के साथ जुड़ जाती है, जिसे कि हम लोग कहते हैं, हम इसी को क्या कहते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा राइबोसोम की क्लास। तो एक हम पढ़ चुके माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिकांग के 2 भाग पढ़ चुके, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। अब अगले सेगमेंट में देखेंगे दूसरे कोशिकांग को। हो सकता है कि गोल्जी बॉडी है, चाहे प्लास्टिड है, कोई भी, या रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसी के बारे में हम धीरे धीरे बारीकियों से हम लोग क्या करेंगे, सभी कोशिकांग के बारे में अध्ययन करते जाएंगे। आप लोग जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, उस समय टेस्ट को देखिए और उसको और सॉल्यूशन को ढूंढिए। और नहीं हो पा रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा, जो भी समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।